सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल एम्स नर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं टीएन नर्सिंग क्लासेस पे। आज की आपकी क्लास होगी स्मॉल पॉक्स पे। स्मॉल पॉक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे पहले इराडिकेट हुई है, और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग सबसे पहले वैक्सीन बनाई गई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जैसे कि आप यदि आप एमबीबीएस करते हैं, अपना यूजी करते हैं, तब आप पढ़ते हैं पीएसएम में, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में। और यदि आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तब आप पढ़ते हैं किसमें, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, बड़ी माता, इस तरह से आप पढ़ते हैं। हिंदी में यदि पढ़ते हैं तो स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलेंगे स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो स्मॉल पॉक्स क्या होता है दोस्तों? तो ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, जो सबसे पहले इराडिकेट हो चुकी है वो कौन सी है? स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है। क्लियर है? ये कौन से वायरस से ये होता है स्मॉल पॉक्स? वेरियोला वायरस से। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है? वेरियोला वायरस की वजह से होता है। और ये एक प्रकार से पॉक्स वीरिडी वायरस है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। कैसा वायरस है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। और आपका जो रूबेला था वो कैसा था? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस था। क्लियर है? तो ये स्मॉल पॉक्स कैसा है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? डीएनए वायरस। बात करेंगे क्लिनिकल फीचर की। जब किसी बच्चे के, छोटे बच्चे के स्मॉल पॉक्स यदि हो जाता है तो उसमें क्या क्या उसके लक्षण देखने को मिलते हैं? उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? हाई ग्रेड फीवर, बहुत ही तेज बुखार हो जाएगा बच्चे को। मैक्यूलोपेपुलर रेसिस, मैक्यूलोपेपुलर रेसिस देखने को मिलेंगे, चकत्ते हो जाएंगे। वेसिकल्स हो जाएंगे। वेसिकल्स का मतलब पानी बढ़ जाएगा उसके अंदर, स्किन के अंदर ऐसे दाने दाने हो जाएंगे, उनमें पानी बढ़ जाएगा, वेसिकल्स बन जाएंगे, और आगे जाके उनमें पस बन जाएगा, पस्ट्यूल्स। तो ये सबसे पहले मैक्यूलोपेपुलर रेस बनेंगे, फिर वेसिकल्स होंगे, फिर पस्ट्यूल्स बनेंगे। और इसके अंदर किसी भी प्रकार का पिलियोमॉर्फिज्म नहीं होता। पिलियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो जितने भी जो रेसेस हैं वो सेम स्टेज के होते हैं। पिलियोमॉर्फिज्म यदि होता तो इसमें अलग अलग स्टेज के क्या होते हैं? रेसेस होते। बट इसमें नो लिखा है। नो का मतलब है इसके अंदर पिलियोमॉर्फिज्म नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है ऑल रेसेस इन सेम स्टेज, कि जितने भी जो रेसेस होते हैं, जैसे ये बच्चा है, इसके जो रेसेस है कहाँ कहाँ पे हो रखा है? इसके फेस पे हो रखे हैं, इसके अपर और लोअर लिम्ब में। जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे नहीं है, सेंटर पार्ट में नहीं है। क्लियर है? तो सेंटर पार्ट में नहीं है तो ये किस टाइप के हो गए? सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रल पिटल नेचर के किस में होते हैं? चिकन पॉक्स में। चिकन पॉक्स में ट्रंकल बीच वाले पार्ट में ज़्यादा रहते हैं, ट्रंक वाले बॉडी पार्ट में। और जो आपका स्मॉल पॉक्स है इसमें पेरिफ्री में, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में रेसेस देखने को मिलते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया। बट इसमें नो पिलियोमॉर्फिज्म, मतलब सभी जो रेसेस है वो सेम स्टेजेस में देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि स्मॉल पॉक्स में पिलियोमॉर्फिज्म होता है या नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर होगा नो। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल प्रिविलियंस के बारे में बात करेंगे कि स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है उसको डिस्कवर किसने किया? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने डिस्कवर किया दोस्तों? 1796 में एडवर्ड जेनर ने। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, उसको किसने डिस्कवर किया? एडवर्ड जेनर ने किया 1796 के अंदर। क्लियर है? आगे बात करते हैं, WHO स्टार्टेड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ग्लोबली। अब वैक्सीन बना दी एडवर्ड जेनर ने। अब इस वैक्सीन को स्टार्ट कब किया गया? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर्स पे भी मैंने क्लास ली हुई है, जितने भी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी हैं। तो WHO का कहाँ है दोस्तों? कमेंट कीजिए।
स्टार्टेड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ग्लोबली 1967 में इसका टीका लगना स्टार्ट किया गया WHO के द्वारा स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। जो लास्ट जो स्मॉल पॉक्स का केस देखने को मिला इंडिया में वो कब देखने को मिला? 1975, आपको याद रखना है 24 मई 1975। क्लियर है? इंडिया डिक्लेयर कब हुआ स्मॉल पॉक्स फ्री? जब लास्ट केस देखा गया उसके बाद में ही उसको क्या करेंगे, हम फ्री करेंगे। इंडिया से डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया अब फ्री हो चुका है, इस कंट्री से स्मॉल पॉक्स से फ्री हो चुका है। तो 1975 में 5 जुलाई को, ठीक है, 24 मई को क्या किया गया, लास्ट केस देखा गया और फ्री कब हुआ? 5 जुलाई को फ्री कर दिया गया कि इंडिया में अब नहीं है। इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स इराडिकेट, कि अब ये पूरी तरह से इराडिकेट हो चुका है। अब इसका ना तो कोई न्यू केस है ना कोई इसका कोई सोर्स है। तो इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स इराडिकेट कंट्री, तो ये कब हुआ, कब किया गया इंडिया को? अप्रैल 1977 के अंदर इंडिया से इराडिकेट किया गया स्मॉल पॉक्स को। और ग्लोबल यदि बात करें पूरे वर्ल्ड से इराडिकेट कब डिक्लेयर किया गया WHO के द्वारा? मई 1980। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसके 5 स्टार आप लगा सकते हैं कि मई 1980 में क्या किया गया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से ये बोला गया कि ये अब इराडिकेट हो चुका है स्मॉल पॉक्स, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे जो टर्म वैक्सीन है दोस्तों, वैक्सीन जो टर्म अपन बोलते रहते हैं, वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन, कुछ भी अपन वैक्सीन बोलते रहते हैं। तो ये वैक्सीन वर्ड किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर ने दिया। और टर्म वैक्सीनेशन की वैक्सीनेशन कहाँ होता है? तो वैक्सीनेशन ये वर्ड किसने दिया? एडवर्ड जेनर ने, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने ही फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर किया जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ये सभी की सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ग्लोबली इराडिकेट कौन सा कब हुआ है? 1980 में। और कौन सा है? स्मॉल पॉक्स वायरस। क्लियर है? अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट में, जिसमें बात करेंगे लुईस पास्चर की, क्योंकि इसमें लुईस पास्चर का बहुत अच्छा रोल है, एडवर्ड जेनर का भी है। लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी भी दी हुई है कि एक जर्म की वजह से ही क्या करता है, डिजीज कोज करता है। अब बात करेंगे आगे वैक्सीन वर्ड भी किसने दिया? लुईस पास्चर ने दिया वैक्सीन वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोलेरा वैक्सीन बनाई, कोलेरा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन। तो कोलेरा से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं दोस्तों एग्जाम में? कोलेरा किसकी वजह से होता है? विब्रियो कोलेरा की वजह से। किसकी वजह से? विब्रियो कोलेरा। जिस भी बैक्टीरिया के लास्ट में आपको सुनाई दे विब्रियो कोलेरा आ की साउंड सुनाई देती है, इट मीन्स वो कैसा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसा है? ग्राम नेगेटिव। कुछ को छोड़ के जिनके भी साउंड में यदि आ की साउंड प्रोड्यूस होती है विब्रियो कोलेरा, इट मीन्स ये एस्चेरेसिया। तो ये सब क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। और कोलेरा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको कहते हैं? कोलेरा को। ये एक प्रकार से ग्राम नेगेटिव कोमा शेप का होता है। कैसा होता है? कोमा शेप का होता है, इस तरह से कोमा शेप का होता है, ये कोमा शेप का होता है। और इसके अंदर किस तरह का स्टूल देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर? राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है यदि किसी के कोलेरा हो जाता है, जिसके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रेबीज़ की भी वैक्सीन बनाई लुईस पास्चर ने। तो लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट, रेबीज़ के बारे में भी बताया लुईस पास्चर ने। ये रेबीज़ किसकी वजह से होता है? लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट की वजह से होता है। ये कैसा होता है? बुलेट शेप का होता है। बुलेट जो गन होती है, गन के अंदर हम बुलेट रखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो बुलेट शेप का वायरस होता है लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। क्लियर है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी के सभी आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी आपसे पूछा जाए तो भी आपका राइट आंसर रहेगा लुईस पास्चर। बात करेंगे पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क भी, जैसे कि फॉस्फेटेज टेस्ट, ये भी किसने बताया था? लुईस पास्चर ने ही
बताया था। इस फॉस्फेटेज टेस्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि फॉस्फेटेज टेस्ट किसके लिए करते हैं, मिल्क के पाश्चराइजेशन के लिए हम चेक करने के लिए दो मेथड करते हैं, जिसके अंदर फॉस्फेटेज टेस्ट के अंदर आता है आपका होल्डर मेथड, एक होता है HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, ठीक है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, एक होल्डर मेथड। टू मेथड होते हैं मिल्क के पाश्चराइजेशन के लिए, और मिल्क के पाश्चराइजेशन के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है फॉस्फेटेज टेस्ट। अब जो ये होल्डर मेथड है इसके अंदर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर 63 से 66 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए किया जाता है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए जो मेथड है पाश्चराइजेशन का, इसका टेम्परेचर 72 है, बट इसका टाइम क्या है, कम है। क्या है, टाइम कम है, 15 मिनट है, केवल और केवल 15 मिनट है, जबकि होल्डर मेथड का टाइम है 30 मिनट। इसका जस्ट हाफ हो गया, क्योंकि इसमें टेम्परेचर हमने क्या किया है, इंक्रीज किया है। टेम्परेचर इंक्रीज तो टाइम डिक्रीज। क्लियर है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे, लुईस फैक्ट थे लुईस पाश्चर के रिगार्डिंग। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। अब आपको ये पहचानना है, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट गिवन इन द इमेज बिलो। इस इमेज के अंदर जो साइंटिस्ट आपको दर्शाया गया है इसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन है लुईस पाश्चर, सेकंड है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, थर्ड वन इज जेम्स लिंड, फोर्थ वन इज विलियम हार्वे। विलियम हार्वे राइट आंसर आपको बताना है। यस, राइट आंसर है ए, लुईस पाश्चर। ये लुईस पाश्चर का इमेज है जिनके बारे में आपने अभी रीड किया, ये सब कि वैक्सीन वर्ड दिया इन्होंने। लुईस पाश्चर ने जर्म थ्योरी के बारे में बताया, कोलेरा वैक्सीन के बारे में, रेबीज के बारे में, एंथ्रेक्स के बारे में, मिल्क के पाश्चराइजेशन के रिगार्डिंग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, लुईस पाश्चर के ही रिगार्डिंग है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। दोस्तों आप इस क्लास को अपने जो मित्र हैं, अपने जो जूनियर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके हेल्प हो सके किसी भी तरह से उनके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।